Good morning student. My name is Bhavani Singh and welcome to your beautiful channel Physics by BS Kelawat. देखिए बच्चों, आज की जो क्लास है वो इंग्लिश मीडियम के लिए है और हमने जो स्टार्ट की थी यूनिट नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक, इट मींस स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, और उसका हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड। और आज जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर नंबर 1.11 पढ़ रहे हैं, इससे पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर 10 लेक्चर्स कर चुका हूं और आज का जो लेक्चर 1.11 जो है उसका जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ने से पहले आपको इलेक्ट्रिक चार्ज और टाइप ऑफ चार्जेस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा। तो देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होगा, किसी जैसे कि मेरे पास ये दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, इन दोनों को अगर मैं एक स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट कर दूंगा तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म करेंगे, मतलब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे। इट मींस आपको क्या चाहिए, आपको चार्जेस की नीड होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल को फॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहले आपको, अगर ये टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको पीछे वाली जो जितनी भी कहानी है इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके वो आपको अच्छे से आने चाहिए, तो आपको काफी हेल्प करेगी। और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है ये टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक माने जाते हैं। और उसके जो डेरिवेशन है एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन, क्योंकि हम किसी, जैसे ये डाइपोल होगा प्लस चार्ज माइनस चार्ज, तो इस डाइपोल के कारण, क्योंकि डाइपोल पे चार्ज होंगे और चार्ज अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे, तो उसकी एक्सियल लाइन पे मतलब एक्स एक्सिस पर और इक्वेटोरियल लाइन पर मतलब वाई एक्सिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना सीखेंगे। तो ये डेरिवेशन जो होंगे वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखो हमने इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या क्या पढ़ा है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपको याद होगा तो हमने इलेक्ट्रिक चार्ज से स्टार्ट किया था। इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ने के बाद हमने टाइप ऑफ चार्जेस पढ़े थे। टाइप ऑफ चार्ज पढ़ने के बाद हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था, मींस फोर्स बिटवीन टू चार्जेस जो होता है वो कूलम्स लॉ बताता है, तो उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस पढ़ी थी, हमने 4 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो प्रॉपर्टी भी काफी इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था। उसके बाद आपको याद होगा तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी ड्यू टू अ चार्ज, है ना, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी आर डिस्टेंस पे कोई पी पॉइंट है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, दैट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो वो हमने पढ़ा था। और उसके बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी सारी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और उसके बाद हमने उस पर न्यूमेरिकल्स किए थे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने उसके न्यूमेरिकल किए थे। आज का जो टॉपिक है वो उसके बाद का टॉपिक है, वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखो बच्चों, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो देख, और जो भी स्टूडेंट अभी तक नए हैं और उन्होंने अगर पीछे वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जाके पहले पुराने वीडियो जरूर देखें, क्योंकि सारे जो टॉपिक है वो काफी सीक्वेंस में है। ठीक है ना, क्योंकि आप 12th का सिलेबस ही कुछ ऐसा ही है कि अगर आप स्किप करके टॉपिक पढ़ोगे तो आपको बहुत कम समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको पुराने टॉपिक सारे क्लियर करते हुए ही चलने हैं। ठीक है, और देखिए अब आज का टॉपिक स्टार्ट हम करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि हमारे पास कोई चार्ज है, दो चार्ज है। एक बात और मैं कर लेता हूं कि एक टॉपिक है वो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है लाइन चार्ज, है ना, एरियल चार्ज और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज, ये 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये टॉपिक मैंने अभी नहीं बताया है, ये टॉपिक में 2 लेक्चर के बाद में जब हम गाउस लॉ एंड उसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम कंटिन्यूअस चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम गाउस लॉ और उसकी एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। ये टॉपिक जो है ये सीबीएसई में तो पहले दे रखा है और आरबीएसई में बाद में दे रखा है, मतलब गाउस लॉ के साथ दे रखा है। तो इस टॉपिक को गाउस लॉ के साथ पढ़ना ज्यादा सही रहता है। ठीक है, तो अगर आप बुक को फॉलो कर रहे हो, सीबीएसई वाले स्टूडेंट को कह रहा हूं मैं, आरबीएसई वालों की दिक्कत नहीं है, मगर सीबीएसई वाले जो बच्चे हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं तो आप देखोगे तो आपको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो मिलेगा टॉपिक वो बीच में मिल जाएगा। मगर ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और इस पे न्यूमेरिकल मैं गाउस लॉ के साथ में आपको करवाऊंगा। क्लियर है, क्योंकि उसको उसी के साथ पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, और इस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का यूज है गाउस लॉ के अंदर। ठीक है, तो उसको वहां पढ़ना ज्यादा सही रहेगा। क्लियर है, तो हम अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा, तो देखो आपको पता है 2 तरह के चार्ज होते हैं,
एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अगर उन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को अगर मैं स्मॉल डिस्टेंस पे रख दूं, है ना, एक बहुत छोटी सी डिस्टेंस पर अगर उनको हम डिस्प्लेस कर दें या रख दें, तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल को फॉर्म करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में मतलब दो चार्ज को आप कहीं रखोगे तो उनकी जो बीच की जो डिस्टेंस होगी वो एक एटॉमिक लेवल की डिस्टेंस होगी, मतलब 10 टू पावर माइनस 12 माइनस 13 मीटर तक। इतनी छोटी डिस्टेंस के लिए हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्टडी करते हैं। मतलब जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पहले हम बताता हूं, फिर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगा कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल किसके लिए है। देखो तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? Two pair of charges equal in magnitude and opposite nature placed at a small distance is known as electric dipole। ठीक है। इसकी एक डेफिनेशन मैंने और लिख रखी है, two equal and opposite charges are separated by a small distance। ठीक है। अगर दो इक्वल और अपोजिट चार्ज, मतलब एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को अगर आप स्मॉल डिस्टेंस मींस उस स्मॉल डिस्टेंस को मैं 2L ले लूंगा। ठीक है। अभी हम इसको 2L लेंगे तो दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को अगर हम स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाएगा। मींस देखो, एक आप प्लस क्यू लो और एक आप माइनस क्यू लो। ठीक है। और इसको एक डिस्टेंस पर डिस्प्लेस कर दो। अब ये डिस्टेंस बहुत सारी बुकों में x ले रखा है, किसमें इसको L ले रखा है। अगर मैं इसको यहां पे लूंगा, इस डिस्टेंस को लेना होगा हमको 2L। क्या लेंगे? 2L। क्योंकि जब हम डाइपोल से किसी डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो सेंटर से करनी पड़ेगी, तो हमको काफी हेल्प रहेगा, क्योंकि ये भी L हो जाएगी और ये भी L हो जाएगी, तब हमको ये जो है 2L काफी हेल्प करेगा, कैलकुलेशन इजी हो जाए। इसके लिए हम 2L लेते हैं इसकी बीच की डिस्टेंस, और ये एक बहुत स्मॉल डिस्टेंस होती है। 2L इज वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है। एटॉमिक लेवल की एक डिस्टेंस है ना, जो बहुत छोटी सी एक या बहुत स्मॉल डिस्टेंस होगी। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखो मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रखा है, एक माइनस बना रखा है, एक प्लस बना रखा है, और इसके बीच की डिस्टेंस को 2L ले रखा है, इसके सेंटर को मैंने O बना दिया, और ये डिस्टेंस भी L हो जाएगी और ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? L हो जाएगी। तो इट मींस two equal and opposite charges are separated at a very small distance is known as a electric dipole। ठीक है। तो आपको वैसे नाम से पता चल रहा है। देखो तो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिक का मतलब हो जाता है चार्ज। ठीक है। डाई का मतलब हो जाता है 2, और पोल का मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है। तो मतलब टू इक्वल और अपोजिट चार्जेस को स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट करने पर क्या बन जाता है? आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाता है। ठीक है। ओके। अब देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल के इस लाइन पे कोई पॉइंट होगा, उसको हम बोलेंगे एक्सिस, है ना। द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस आर कॉल्ड एक्सिस। ये लाइन ज्वाइनिंग होती है। इस लाइन ज्वाइनिंग पर कोई भी पॉइंट अगर एग्जिस्ट करेगा उसको हम बोलेंगे एक्सिस। क्या बोलेंगे? एक्सिस। और इस लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर अगर कोई पॉइंट होगा, परपेंडिकुलर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल लाइन। क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल लाइन बोलेंगे। क्लियर है? तो ये छोटा सा कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल का। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक डायरेक्शन भी होती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो होती है माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है। देखो, साइन कन्वेंशन की बात है, मतलब हम फिजिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डायरेक्शन लेते हैं माइनस टू प्लस लेते हैं, और केमिस्ट्री में इसकी अपोजिट लेते हैं। तो आपको पता होगा कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां थी? प्लस से माइनस। तो डाइपोल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? माइनस टू प्लस हो जाएगी। क्लियर है? इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। ओके। जैसे कि मैं एटॉमिक डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, तो मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको, जैसे कि ये आपका न्यूक्लियस है, तो इसका अपना न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन है, तो प्रोटोनों का अपना एक सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है। इस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का अपना एक सेंटर ऑफ मास होगा। तो मान लेते हैं यहाँ इसका सेंटर ऑफ मास है, यहाँ इसका सेंटर ऑफ मास है, ये नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास और ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास। और मान लेंगे डिस्टेंस, देखो ये अपन बात कर रहे हैं एटम के अंदर की, ये डिस्टेंस हम ले लेंगे 2L, ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से जो जैसे NaCl होता है, इसका जब सॉल्यूशन बनाया जाएगा एक्वा सॉल्यूशन Na प्लस Cl माइनस, तो ये Na प्लस और Cl माइनस के बीच में एक स्मॉल डिस्टेंस हो जाएगी, तो ये बन जाएगा आपका डाइपोल। क्या बन जाएगा? इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका फॉर्म होता है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अच्छा, एक बात और, अगर आपको एक आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल चाहिए, मैं क्या लिख रहा हूं देखो, आपको अगर एक आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए बताओ? आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए
आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर आपको बनाना है तो आपको पता है कि डाइपोल अगर आप बनाओगे तो डाइपोल में दो चीजें होती हैं, एक तो चार्ज होता है, एक उसके बीच की डिस्टेंस होती है, ठीक है, चार्ज और डिस्टेंस होता है। तो जितना आप Q की वैल्यू, Q जितना बड़ा लोगे, आपका चार्ज बहुत ज्यादा बड़ा होगा, डिस्टेंस बहुत स्मॉल होगी, तो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल उतना ज्यादा अच्छा बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, स्टेबल बनेगा, ठीक है। मींस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, दोनों चार्ज जो प्लस और माइनस क्यू है उनका मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा होना चाहिए और उनको एक स्मॉल डिस्टेंस पे रखना चाहिए, ठीक है, तो वो उतना अच्छा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए कंडीशन अब मैं यहां लिखवा देता हूं कि आपका जो Q होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, और 2L जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो वो आपका एक स्ट्रॉन्ग डाइपोल फॉर्म करेगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा एक वेक्टर क्वांटिटी होगी जिसे मैं P से डिनोट करूंगा, कैपिटल P से डिनोट करूंगा। उसका फॉर्मूला हो जाएगा P इक्वल टू Q इंटू 2L। तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, P, Q हो जाएगा आपके पास चार्ज और 2L हो जाएगी आपके पास डिस्टेंस। देखो मैंने डायग्राम बना रखा है, प्लस Q माइनस Q, सॉरी यहाँ डायरेक्शन माइनस Q और प्लस Q, ठीक है। ये आपका डाइपोल बना हुआ है, इसके बीच की डिस्टेंस 2L है और इसको मैंने P से डिनोट कर रखा है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या होगी, तो देखो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज एंड स्मॉल सेपरेशन बिटवीन देम, मतलब चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस को अगर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये चार्ज दोनों सेम ही होते ना, तो चार्ज ले लेंगे हम उसका मैग्नीट्यूड और उनके दोनों के बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट निकाल लेंगे, मल्टीप्लीकेशन निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज नोन एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर है। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को मैं P से डिनोट करता हूं और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब डायरेक्शन किधर हो जाएगी, -2 प्लस, मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम इसकी यूनिट की। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू Q इंटू 2L। तो Q आपने इसकी Q की यूनिट हो जाएगी कूलम और मीटर आपने 2L की हो जाएगी मीटर। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम मीटर, और एक इसकी होती है डीबे, ठीक है। अब डीबे क्या होता है, एक और यूनिट है, तो 1 डीबे इक्वल टू 3.3 इंटू 10 टू पावर -30 कूलम मीटर। ये भी अगर आप चाहो तो याद रखो, बाकी ठीक है, ठीक है। ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो Q का क्या होता है I इंटू T, मतलब A1 T1 और 2L है डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा L1, तो है ना। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M0 L1 T1 A1, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। क्लियर है। तो देखो अब एक मैं यहां पर आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे बनता है, आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो आपको पता चल गया कि Q इंटू 2L से डाइपोल मोमेंट बनता है। तो Q को कर दो इनफाइनाइट और 2L को कर दो नियर अबाउट 0। तो ये होती है आपके पास कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या होती है आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल की कंडीशन, अगर Q आपका इनफाइनाइट हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा हो जाए, और 2L आपकी नियर अबाउट 0 हो जाए, या मींस बहुत कम हो जाए, तो वो आपका बनेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर है। तो ये अभी जो मैंने आपको बताया है वो मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में बताया है, ठीक है। इस 2L लिखने का कोई रीजन नहीं है, समझ में आ रहा है, ये सिर्फ इनके बीच की डिस्टेंस है, वो हमारे कैलकुलेशन इजी हो जाए इसलिए हम इसको 2L लेते हैं, इसके अलावा कोई रीजन नहीं। मतलब आप अगर आपको पास कोई न्यूमेरिकल आता है और आपको ये बोला जाएगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच की डिस्टेंस 5 मीटर है, तो आप इस 5 को L से मल्टीप्लाई कर दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे 5 मीटर है तो 2 इंटू 5 नहीं करोगे, गलत हो जाएगा वो, ठीक है ना। मतलब अगर आपको दो चार्जेस की बीच की डिस्टेंस अगर 5 मीटर दे रखी है, इट मींस आपको 2L की वैल्यू 5 मीटर दे रखी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप 2 इंटू 5 कर दो तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। 2L लेने का कारण मैंने समझाया है, ये 2L जो है ये एक स्मॉल डिस्टेंस है। क्लियर है। और हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी क्योंकि सेंटर पार्ट जब हम इसका करेंगे तो दोनों साइड LL हो जाएगा, इससे हमको कैलकुलेशन में काफी हेल्प मिलेगी। क्लियर है। हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वन लाइन में इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो when two equal and opposite charges are separated at a very small distance is known as a electric dipole। ठीक है। जब किसी दो इक्वल और अपोजिट चार्ज को एक स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट करते हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट,
the product of charge and the distance between them is known as the electric dipole moment, and electric dipole moment is a vector quantity and is directed from negative charge to positive charge. Fine. And the unit of electric dipole moment is coulomb meter. Fine. इसको आप कॉपी करो, फिर हम इस पे कुछ एक दो न्यूमेरिकल इस पे कर लेते हैं। देखिए अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं तो वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, द डिस्टेंस बिटवीन Na एंड Cl माइनस In इन NaCl मॉलिक्यूल इज 1.28 एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, एक इजी सा क्वेश्चन दे रखा है, तो क्या होगा देखो, एक आपको Na प्लस दे रखा है और एक Cl माइनस दे रखा है, उसके बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है 1.28 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आपको निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी नो, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या कहता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है, ये हमारे पास होती है P इक्वल टू Q इंटू 2L। ठीक है, ओके। देखिए तो हमारे पास Q है ना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 10 टू पावर माइनस 19, या आप इसको प्रोटॉन का चार्ज भी कह सकते हो, और 2L डिस्टेंस क्या दे रखी है 1.28 एंगस्ट्रॉम में दे रखा है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्जन बहुत ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10 टू पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइन, ओके, वैल्यूज रखो, आंसर आ जाएंगे। P इक्वल टू Q है हमारे पास 1.6 10 टू पावर माइनस 19 और 2L डिस्टेंस दे रखी है आपके पास 1.28 10 टू पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, ओके। अब देखो 1.6 इंटू 1.28, फाइन, और पावर्स हो जाएगी 10 टू पावर माइनस 19 माइनस 10, P हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगी 2.04 इंटू 10 टू पावर माइनस हो जाएगा 29। ठीक है, ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम मीटर। क्या हो जाएगी, कूलम मीटर। ये ध्यान रखनी है, यूनिट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कुछ भी नहीं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना था, Q इंटू 2L दोनों आपको दे रखा है, आंसर रख दो। Q आपको पता होना चाहिए, 1 क्वांटम चार्ज, स्मॉलेस्ट चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, सब एक ही होते हैं, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। ठीक है, और आपको डिस्टेंस दे रखी थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन गिवन डायग्राम। आपको एक डायग्राम दे रखा है, उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस डायग्राम को हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। आपका यहां पर दे रखा है प्लस Q, और ये डिस्टेंस आपको A0 मतलब x एक्सिस में A है और y पे 0 है, ये डिस्टेंस होगी। फाइन, अच्छा, यहां आपको माइनस 2Q दे रखा है, इस माइनस 2Q के हम इसके दो पार्ट्स कर देते हैं, दो टुकड़ों में इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ऐसा कुछ हो जाएगा, यहां पे प्लस Q है और ये डिस्टेंस भी A दे रखी। आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने इस माइनस 2Q को दो टुकड़ों में या दो पार्ट्स कर दिए, प्लस माइनस Q। अब आप देखोगे तो आपको एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो ये इसका कैलकुलेट हो सकता है, और दूसरा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसका कैलकुलेट हो सकता है। ठीक है, इन दोनों का कैलकुलेट करोगे, इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को मैं P1 से लिख रहा हूं, इसके इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को मैं P2 से लिख दूंगा। ठीक है, और इसका नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल बीच में कहीं आ जाएगा, दैट इज P0। ठीक है, तो सबसे पहले हम P1 P2 की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकाल लेंगे। सबसे पहले P1 की क्या वैल्यू आएगी, देखो P1 की क्या वैल्यू आ जाएगी बताओ, ये आ जाएगी आपके पास Q इंटू डिस्टेंस कितनी बीच की, A, Q इंटू A। ठीक है, Q इंटू A। इस तरह से आपके पास P2 कितनी हो जाएगी, इसमें भी Q है, माइनस Q है, हो गया, डाइपोल बन गया, तो Q इंटू इसकी डिस्टेंस भी हो जाएगी A। ये आपका P1 और P2 आ गया, तो P0 निकालना है। ठीक है, तो आपका ये P1 आ गया है, ये P2 आ गया है, तो ये हमारे पास P0 हो जाएगा किसी एंगल थीटा पे। ठीक है, अगर आपको दो वेक्टर क्वांटिटी 90 डिग्री पर दे रखी हो तो उसका नेट कैसे निकालेंगे हम, तो P0 हो जाएगा आपके पास अंडर रूट P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर। तो P1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, Q इंटू A, तो Q स्क्वायर A स्क्वायर, और P2 की वैल्यू थी Q स्क्वायर और A स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2Q स्क्वायर A स्क्वायर। अंडर रूट से बाहर कौन आ जाएगा, Q स्क्वायर का Q आ जाएगा, A स्क्वायर का A आ जाएगा, और अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास
नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, ड्यू टू दिस डायग्राम। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। सिर्फ आपको इस -2q को यहां पर -q में डिवाइड करके मान लेना है, तो एक डाइपोल ये बन जाएगा, एक डाइपोल ये बन जाएगा। P1 P2 निकालो और नेट निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, अंडर रूट P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर, फाइन। और इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम मीटर, ठीक है। ये दोनों न्यूमेरिकल्स कॉपी करो। अब इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ एक्सियल लाइन ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसकी एक्सियल लाइन पर कोई P पॉइंट होगा, उस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी वो हम अभी कैलकुलेट करेंगे। एक डेरिवेशन है, इसके बाद हम उसको करते हैं। तब तक आप ये कॉपी कर लीजिए। देखिए अब हमारा टॉपिक क्या है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है वो आपको पता है कि +q और -q जो चार्ज होते हैं, अगर उसको हम स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट कर देते हैं तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से डाइपोल बनता है। इट मींस पॉजिटिव चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और नेगेटिव चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो मतलब डाइपोल के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। अब मैं क्या चाहता हूं, ये मेरा डाइपोल है, तो ये इसकी एक्सियल लाइन होती है, मतलब एक्स एक्सिस वाला जो लाइन होती है उसको हम लाइन जॉइनिंग कहते हैं या एक्सिस कहते हैं। तो इस एक्सियल लाइन के किसी P पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी ये हमको कैलकुलेट करना है ना। तो हम क्या चाहते हैं, हम एक्सियल लाइन के किसी P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहते हैं बाय किसके, जो कौन बनाएगा, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाएगा एक्सियल लाइन पर, हम वो चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या बनाएंगे, देखो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन पर एक P पॉइंट लेंगे और इस P पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो देखो हम एक डाइपोल बनाते हैं, डाइपोल हो जाएगा हमारे पास, देखो ये हो जाएगा मेरे पास -q और एक हमारे पास हो जाएगा +q। ये हमारे पास हो गया, एक डाइपोल हो गया, फाइन। अब देखो इस डाइपोल के 2 पॉइंट ले लेंगे हम, एक पॉइंट ले लेंगे A और ये हो जाएगा हमारे पास पॉइंट B। ये इसका सेंटर हो जाएगा O और ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये हो जाएगी L और ये डिस्टेंस भी हो जाएगी L। ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन पर, मतलब ये इसकी लाइन जॉइनिंग होती है ना, एक्सियल लाइन मतलब एक्स एक्सिस पर, तो यहां पर हम कोई पॉइंट P लेते हैं। इस P पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए इस डाइपोल के कारण, ड्यू टू दिस डाइपोल वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, ठीक है। तो देखिए अब ये जो डिस्टेंस लेंगे, अब इस P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, तो वो हम सेंटर से कैलकुलेट करेंगे और वो डिस्टेंस हो जाएगी आपके पास R। कितनी हो जाएगी, R। तो देखो इस +q से इस P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आपके पास, ये पूरी R है, ये L है, तो R - L। और इस -q से डिस्टेंस हो जाएगी आपके पास R + L। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, डिस्टेंस मैंने कैसे लिखी है? इस P पॉइंट को आपने डाइपोल से कितनी डिस्टेंस पर रखा है, R डिस्टेंस पर रखा है, फाइन। तो ये हमारे पास इसका डायग्राम हो जाएगा। अब मैं क्या चाहता हूं, देखो इस +q के कारण भी इस P पॉइंट पर क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, और इस -q के कारण भी इस पॉइंट पर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ठीक है। तो देखो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, तो यहां पर क्या अज्यूम कर लो, यहां पर अज्यूम करना होगा एक टेस्ट चार्ज। क्या करना होगा, एक टेस्ट चार्ज, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हम यहां अज्यूम करेंगे। और आपको पता होना चाहिए किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो वहां हम पॉइंट चार्ज को अज्यूम करते हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, ये +q चार्ज भी इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाएगा और -q के कारण भी इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बाद में हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। देखो तो मैं स्टार्ट करता हूं, देखो थ्योरी थोड़ी सी लिख लेते हैं इसकी। लेट इलेक्ट्रिक डाइपोल AB, we want to calculate electric field intensity at point P
on axial line which is at distance r from dipole. कितनी दूर, कितनी डिस्टेंस पे है P पॉइंट? r डिस्टेंस पर है. फाइन. अब देखो, वी नो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? P इक्वल टू Q इंटू 2L. ये आपके पास डाइपोल होता है. ये फॉर्मूला हमने लिख लिया. ये इसकी थ्योरी वाली बात हो जाएगी. ठीक है. देखो, तो हम सबसे पहले इस प्लस Q के कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगी, उसको मैं E1 नाम दूंगा. क्या? E1. अब इसकी E1 की डायरेक्शन उधर क्यों है? क्योंकि ये प्लस है और पॉजिटिव ट्रेस चार्ज है, तो उसकी E1 की डायरेक्शन हो जाएगी उधर, है ना. तो E1 किसने बनाया? इस प्लस Q के कारण इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 है. ठीक है. इसी तरह से इस माइनस Q के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, जिसकी डायरेक्शन हो जाएगी E2, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है ना, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है. इस तरह से E1 और E2 की डायरेक्शन हो जाएगी. अब हमको क्या करना है? इस E1 की और E2 की वैल्यू निकालनी है और हमें इसको कैलकुलेट करना है. इसके लिए आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए. कौन सा फॉर्मूला? इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r, at distance r due to q चार्ज. इसका आपको डेरिवेशन का आंसर याद होगा कि किसी q चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है? दैट इज वो होती थी हमारे पास kq बाय r स्क्वायर. ठीक है. तो ये आपको पता होना चाहिए. यहां लिख देंगे हम. ठीक है. ये आपको पता होना चाहिए. क्लियर है. अब देखिए, अब हम चलते हैं इस डेरिवेशन पे, है ना. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज. प्लस Q चार्ज के कारण इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी, हमने ली है E1 ली है, और E1 कितना हो जाएगा? KQ बाय R1 स्क्वायर. सर R1 क्या है? इसको ले लेंगे हम R1 और इसको ले लेंगे हम R2. ठीक है. R1 स्क्वायर. तो KQ R1 स्क्वायर. R1 की वैल्यू क्या देखो? R माइनस एल का होल स्क्वायर. फाइन. ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई. और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? देखो, E1 की डायरेक्शन किधर है? टूवर्ड्स OB, है ना, या OP लिख दो. टूवर्ड्स OP. ठीक है. अब निकालेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज. तो माइनस Q चार्ज के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी E2, दैट इज KQ अपॉन R2 स्क्वायर. ये हो जाएगा आपके पास. R2 की वैल्यू कितनी है? R प्लस L. कितनी हो जाएगी? R प्लस L का होल स्क्वायर. ठीक है. अब आपसे एक मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि E1 और E2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब दोनों नेट वैल्यू निकालने के लिए हम दोनों को माइनस करना पड़ेगा. मगर मुझे ये बताओ कि E1 बड़ा है या E2 बड़ा है? तो देखो, E1 है, इसकी कारण इसकी डिस्टेंस बहुत छोटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा. और E2 है माइनस Q के कारण डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ कि E1 यहां लिख लेंगे हम, E1 इज ग्रेटर देन E2. क्यों? क्योंकि R माइनस L इज लेस देन R प्लस L. ठीक है. यहां से पता चल रहा है कि डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस काफी छोटी है और डिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ी है. ठीक है. तो E1 माइनस E2. तो E नेट कैसे निकालोगे बताओ? तो E नेट हमारे पास क्या आ जाएगा? E नेट हमारे पास आ जाएगा E1 माइनस E2. ठीक है. ये हमारे पास E नेट का फॉर्मूला आ जाएगा एट पॉइंट P. एट पॉइंट P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा E1 माइनस E2. ठीक है. तो E नेट को मैं अभी E ऐसा डिनोट कर रहा हूं नोट से. ठीक है. तो E नॉट इक्वल टू E1 माइनस E2. ठीक है. तो E1 माइनस E2. E1 E2 की वैल्यू हमारे पास है. दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? दोनों से KQ कॉमन आ रहा है. E1 में भी KQ है और E2 में भी KQ है.
ठीक है, तो के क्यू आप कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बच जाएगा बताओ, 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर, यही बचेगा। इसको आप सोल्व करा लो, के क्यू क्या एलसीएम आएगा, r माइनस एल का होल स्क्वायर r प्लस एल का होल स्क्वायर, यहां क्या बच जाएगा, r प्लस एल का होल स्क्वायर और r माइनस एल का होल स्क्वायर, यही बचेगा। ओके, अब देखो के क्यू, ये देखो ऊपर इसको ओपन करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, फाइन, a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस से सिंबल चेंज हो जाएंगे, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, माइनस का फॉर्मूला लगेगा ना, पर माइनस सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का और प्लस का हो जाएगा। यहां पर देखो, स्क्वायर को मत देखो, इसको देखो अंदर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को, a माइनस बी ए प्लस बी जैसा दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां पे ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, देखो ऊपर क्या बच रहा है, ई नॉट इक्वल टू के क्यू और 2RL कितना हो गया, 4RL, और ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, फाइन। अब आप एक बात देखो, मैंने आपको P क्या लिखवाया था, याद है, Q इंटू 2L लिखवाया था, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, देखो के क्यू, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, इसको लिख रहा हूं Q इंटू 2L, देखो के का के आ गया, Q इंटू 2L आ गया, पीछे बच जाएगा 2R, सही है ना, ये ऊपर वाला ये दोनों चीजें सेम है, के का के है, Q इंटू 2L और 2R को मैंने अलग लिख लिया, तो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो ई नॉट कितना बच गया, देखो के क्यू अपॉन ये Q इंटू 2L को क्या लिखते हैं हम, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, तो क्या हो जाएगा, ये P इंटू ये हो जाएगा 2R अपॉन हो जाएगा हमारे पास R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये आपका इस डेरिवेशन का हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है, तो ये हमारे पास इस डेरिवेशन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। एक स्पेशल केस हम इसके साथ और करेंगे अभी, तो हमने क्या निकाला है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सेल लाइन पर कोई पी पॉइंट है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, वो हमने अभी यहां पर कैलकुलेट कर दी है। आप ये वाली थ्योरी थोड़ी सी कॉपी कर लो, मैं इसको रब करने वाला हूं, क्योंकि हमको आगे कुछ स्पेशल केस भी देखना है, ठीक है। देखो अब क्या हो रहा है, एक स्पेशल केस देखते हैं हम इसके साथ में, और ये आपको याद भी रखना होगा, स्पेशल केस, ठीक है। स्पेशल केस में अगर आप देखोगे, मैंने आपको बताया था कि ये डिस्टेंस L जो होती है ना, डिस्टेंस L जो होती है वो बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, किसके कंपेयर में, R के कंपेयर में, क्योंकि देखो R जो है वो तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो सकती है, मगर ये L जो डिस्टेंस होती है, या ये 2L डिस्टेंस है, ये एक स्मॉल डिस्टेंस है ना, तो हम क्या करेंगे, हम इस L को क्या मान लेंगे, नियर अबाउट टू क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, मतलब इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे L को, क्योंकि बहुत छोटी डिस्टेंस है ना, तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखो तो हम ई नॉट इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखो के क्यू पी 2R अपॉन में देखो इस L को हम यहां से रिमूव कर देंगे, क्योंकि देखो R एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी को माइनस करेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा ना, इस L को हम यहां से रिमूव कर देंगे, तो R स्क्वायर का होल स्क्वायर तो हो जाएगा R की पावर 4, फाइन, L को नेग्लेक्ट कर दिया, यहां से एक R और एक R की पावर कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा, के क्यू पी इंटू 2 अपॉन R क्यू, ठीक है, यही बचेगा ना, R से R कैंसिल हो गया, ये बच जाएगा सॉरी यहां पे क्यू नहीं आएगा है ना, मैंने लिख दिया ना, Q इंटू 12 को P लिख दिया ना, तो K P इंटू 2R क्या हो जाएगा, तो यहां पे क्या बच जाएगा, R क्यूब, तो K P 2 अपॉन R क्यूब, तो यह आंसर क्या आ जाएगा, 2 KP बाय R क्यूब, फाइन। यहां थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ये ऊपर मैंने Q को यहां पे ले लेता तो Q इंटू 12 को P लिख दिया, वो 2R ही बचा था, ठीक है, तो वो ये वाला Q नहीं लिखना था, क्लियर है, तो ये हो जाएगा इसका प्रॉपर आंसर, ये हो जाएगा। और इसमें देखो अब ई नॉट कितना आ गया, 2kp बाय आर क्यूब, ये आ गया आपके पास ई एट एक्सियल लाइन, ई एट एक्सियल क्या आता है, तो 2kp बाय आर क्यूब, और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो क्या हो जाएगा, ई एक्सियल और 2kp बाय आर क्यूब, ठीक है।
ये हो जाएगा इसका एक्सियल वाला, ठीक है। अब मुझे बताओ एक छोटी सी बात इसके साथ में और, कि आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर है, देखो E1 बड़ा है E2 से, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई इधर E0 की, और इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन किधर है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, ये होती है P की डायरेक्शन -2 प्लस, तो ये हो गई आपके पास P की डायरेक्शन। ये दोनों दिख रहे हैं पॉइंट आपको, इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास P की डायरेक्शन भी होती है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो दोनों के बीच में सेम डायरेक्शन होती है। क्लियर है? तो देखो P and A0 having सेम डायरेक्शन, क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन हो जाएगी। अच्छा, हमने क्या पढ़ा देखो, तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सियल लाइन पर कोई P पॉइंट है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना सीखा है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आई है, 2 kp/r³। 2 आप समझते हो कांस्टेंट है, k क्या हो जाएगा 1/4πε0, वैक्यूम में करेंगे तो P क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मतलब Q × 2L, और R हो जाएगी डिस्टेंस फ्रॉम डाइपोल, है ना, एट पॉइंट P। फाइन, इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम करेंगे अब इक्वेटोरियल लाइन वाला डेरिवेशन, ठीक है। देखिए अब हम कौन सा डेरिवेशन करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, उसके इक्वेटोरियल लाइन मतलब इस वाली लाइन पर, है ना, ये डाइपोल है अगर, तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। अभी जो हमने कैलकुलेट किया था वो हमने इस P पॉइंट को एक्सेल लाइन पे लिया था, अब P को हम इक्वेटोरियल लाइन पे लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डाइपोल बनाएंगे, तो देखो डाइपोल ड्रॉ करते हैं हम। ये हो गया हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, -q और +q, ठीक है। और इस डाइपोल की डिस्टेंस कितनी होती है बीच की, तो ये हो जाएगा सेंटर हो जाएगा, और ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास 2L, और ये हो जाएगा हमारे पास L, और ये हो जाएगा हमारे पास L। ये मेरे पास हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम डाइपोल से हमको इक्वेटोरियल लाइन पर एक पॉइंट लेना है। इक्वेटोरियल लाइन का मींस यहां पर एक पॉइंट P ले लेंगे, इस P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, ये हमारा काम है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, देखो ये +q जो है, ये -q है, इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाएगा कि नहीं बनाएगा, इसको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो यहां पर हम एक टेस्ट चार्ज को अज्यूम कर लेते हैं। तो इस -q के कारण, और ये डिस्टेंस हम ले लेंगे r, ठीक है। अब इस -q के कारण इस P पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, दैट इज E1 नाम दे रहा हूं मैं उसको, -q जो बनाएगा वो E1, और इसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स PA हो जाएगा, और ये हमारे पास B पॉइंट है। फाइन। अच्छा, एक देखो इलेक्ट्रिक +q जो है, इस पे डायरेक्शन जो बनाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये डायरेक्शन हो जाएगी हमारे पास E2, ठीक है। फाइन, ये E1 E2 की डायरेक्शन आ गई। अब हम क्या करेंगे, देखो ये इस तरह से हम लाइंस बना लेंगे। अब देखिए इस P पॉइंट और इसके बीच का जो एंगल होगा, मतलब PAB एंगल, कौन सा वाला एंगल, PAB एंगल होगा, उसको मैं थीटा अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। एक बात ध्यान रखो, अगर ये थीटा है, सुनना ध्यान से, ये थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा होगा, और ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो इस एंगल को भी कितना होना पड़ेगा, थीटा। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास AB जो हो जाएगा, AB की लेंथ कितनी है हमारे पास 2L, और ये बीच वाली डिस्टेंस है AO की डिस्टेंस हो जाएगी, मतलब AO या OB की डिस्टेंस हो जाएगी मेरे पास L, और PO की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, PO की डिस्टेंस आपके पास हो जाएगी R, ठीक है। ये कुछ डेटा है जो मैंने यहाँ पे लिख दिए है, ठीक है। अब छोटी सी बात, आप ये बताओ कि अगर मुझे इस PO की लेंथ चाहिए, किसकी चाहिए, इस PA की लेंथ चाहिए, बताओ इस PA की लेंथ क्या हो जाएगी, PA, या फिर हम बात करेंगे PB, इसकी लेंथ कितनी आएगी अंडर रूट में, बताओ। पाइथागोरस थ्योरम से ये L है, बेस L है, और परपेंडिकुलर R है, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, R² प्लस L², ठीक है। तो ये एक और इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखेंगे हम, ठीक है। PA और PB की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
आर स्क्वायर एल स्क्वायर। इसको ले लेंगे हम R1, कितनी ले लेंगे R1, इसको हम क्या ले लेंगे R2। तो ये R1 R2 की वैल्यू आपके पास जो होगी वो R1 R2 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, फाइन। अब हम इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बताया है, ये डाइपोल है, इस डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर कोई पी पॉइंट है, उस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखो तो आर डिस्टेंस पर ये माइनस क्यू, इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, उसको E1 ये डायरेक्शन हो जाएगी। ये प्लस क्यू इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा E2, जिसकी डायरेक्शन वो हो जाएगी। ठीक है, तो E1 E2 की डायरेक्शन हो जाएगी। फिर मैंने इन दोनों के बीच का जो एंगल थीटा ले लिया, तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये पूरी सिमेट्रिकल हो गया। तो मैंने इसके अंदर ये और ये जो डेटा लिया मैंने PAB थीटा लिया है, AB 2L लिया है, ये L हो जाएगा, PO को मैंने R लिया है, और मोस्ट इंपोर्टेंट R1 और R2 की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देखो अब हम लिखते हैं थ्योरी इसकी। ठीक है, तो देखो लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB we wish to calculate electric field intensity at point P, which is at distance R from dipole on equatorial line। ठीक है, तो मैंने एक डाइपोल ले लिया AB, और उस डाइपोल के कारण R डिस्टेंस पर P पॉइंट है, वहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, और P पॉइंट कहां पर है, इक्वेटोरियल लाइन पर है। ठीक है, अब देखिए, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P U2 माइनस Q, तो कितना हो जाएगा वो E1 हो जाएगा। इस माइनस Q के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1, दैट इज क्या फॉर्मूला होता है, KQ अपॉन R1 स्क्वायर, यही हो जाएगा। KQ ये चार्ज हो गया, इसका मैग्नीट्यूड लिया मैंने Q का, प्लस माइनस नहीं लेना, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बता चुका हूं। ठीक है, तो हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, तो KQ अपॉन R1 स्क्वायर, ये हो जाएगा KQ। R1 की वैल्यू कितनी बताओ, ये आपके पास पड़ी हुई है R1 और R2 की वैल्यू। ठीक है, तो R1 और R2 की वैल्यू, R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट R स्क्वायर L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास KQ अपॉन R स्क्वायर L स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, इसकी डायरेक्शन भी बता दो, E1 की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, टूवर्ड्स PA, क्या हो जाएगी टूवर्ड्स P2A। ठीक है, अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज। तो प्लस Q के लिए E2 निकाला हमने, मतलब इस प्लस Q के कारण इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 होती है। तो E2 कितना हो जाएगा, KQ अपॉन R2 स्क्वायर, और R2 की वैल्यू वही है अंडर रूट R स्क्वायर L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां पे क्या बच जाएगा R स्क्वायर L स्क्वायर, ये हो जाएगी 2। और इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी बताओ, टूवर्ड्स BP, है ना। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, टूवर्ड्स BP। ठीक है, ये PA हो जाएगी, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। क्लियर है। अब आप देख रहे होंगे तो आपको E1 और E2 एक ही जैसा लग रहा है, बिल्कुल सेम है, डिस्टेंस सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। तो वी नो हम E1 और E2 को किसके बराबर ले रहे हैं, E के बराबर यहां पर ले रहे हैं, दोनों इक्वल हो जाएंगे, E1 E2 E के बराबर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो अब हमको देखो, अगर आप देखोगे तो आपको E2 यहां पर है और E1 यहां पर है, और P पॉइंट पर ये लग रहे हैं, तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर देंगे, है ना। तो देखो मेक एन कंपोनेंट ऑफ E1 एंड E2 एट पॉइंट P। हम क्या करेंगे, हम कंपोनेंट्स बना देंगे। अब कंपोनेंट्स बनाने के बाद क्या कंडीशन बनेगी, देखो ध्यान से देखना, ये E2 है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा E2 cos थीटा,
ये E1 और थीटा है, ये E1 है और थीटा है, ये कितना हो जाएगा E1 cos थीटा। अगर ये E2 cos थीटा है तो ये कितना हो जाएगा E1 E2 sin थीटा। और ये अगर आपके पास E1 cos थीटा है तो डाउन वाला क्या हो जाएगा E1 sin थीटा। कंपोनेंट समझ में आए ना, ये थीटा है तो ये E2 cos थीटा, ये E2 sin थीटा। ये E1 है, ये थीटा है तो ये E1 cos थीटा और ये E1 sin थीटा। ये कंपोनेंट्स मैंने बता दिए। अब आप इस P पॉइंट पे देखोगे तो E2 और E1 दोनों बराबर है मैग्नीट्यूड में, दोनों sin थीटा अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम क्या लिख लेंगे E1 एंड E2 sin थीटा एंड E1 sin थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट, सो कैंसल ईच अदर। तो क्या लिख देंगे यहां पे, ठीक है, देखो यहां पे हम लिख लेंगे E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट, सो कैंसल ईच अदर। दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, देखो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या बचेगा, ये दोनों को ऐड कर लो, डायरेक्शन भी सेम है, E2 cos थीटा की भी इधर और E1 cos थीटा की भी इधर। तो ये हो जाएगा E2 cos थीटा, ये हो जाएगा E1 cos थीटा। और आपको पता है E1 E2 बराबर है ना, तो हम यहां लिख लेंगे E1 E2 को हम E मान लेंगे, तो E इंटू E ये हो जाएगा 2E cos थीटा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, E1 E2 को हमने E ले लिया, ये ले रखा मैंने, E1 E2 को E ले रखा, यहां पर भी E रख दो, यहां पर भी E रख दो, E cos थीटा हो जाएगा 2E cos थीटा। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे, ठीक है। अब देखिए E इक्वल टू 2, E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू हमको पता है, यही है हमारे पास KQ अपॉन R स्क्वायर L स्क्वायर। तो KQ अपॉन R स्क्वायर और L स्क्वायर। अब देखो छोटा सा काम करते हैं हमको cos थीटा निकालना है, इसको मैं बिठा रहा हूं, ठीक है। हमको निकालना है cos थीटा। क्या निकालना है, cos थीटा निकालना है। देखो ये ट्राइंगल दे रखा आपको, ये थीटा है, ये R है, ये L है। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितनी हो जाएगी आपके पास L, और हाइपोटेनियस कितनी है R स्क्वायर और R स्क्वायर L स्क्वायर। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, L अपॉन, देखो ये अंडर रूट R स्क्वायर L स्क्वायर। तो E देखो ये क्या हो जाएगा, K को अलग कर लो, ये आपके पास Q है, ये 2 है, ये L है, यहां लिख देंगे Q इंटू 2L। अब देखो R स्क्वायर L स्क्वायर की पावर यहां पर 1 है, और अंडर रूट का मतलब पावर हाफ, तो 1.5 कितना हो गया, 1.5 हो गया। R स्क्वायर L स्क्वायर की पावर 1.5, और 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। 1.5 को 3/2, ये पावर 1 है, और अंडर रूट का मतलब पावर हाफ, तो 1.5 कितना हो गया, 3/2 हुआ कि हुआ, ठीक है। तो E नॉट बराबर क्या आ जाएगा, Q इंटू 2L क्या होता है बताओ, P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो Q इंटू 2L को हम लिख देंगे P, तो ये क्या क्या आ गया, KP R स्क्वायर L स्क्वायर 3/2। क्लियर है, ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। अब इसके साथ हमको एक स्पेशल केस भी करना पड़ेगा, और मुझे एक वेक्टर के फॉर्म में भी लिखना है। तो वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, E नॉट यहां पे आ जाएगा माइनस KP अपॉन R स्क्वायर L स्क्वायर 3/2। अब ये माइनस क्यों आया, इसका वेक्टर फॉर्म ये हो जाएगा। तो आप देखोगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये रही, माइनस से प्लस होती है, तो P की डायरेक्शन तो आपकी ये A टू B है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो आप, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, B टू A है, इधर है ना, दोनों E1 cos थीटा और E2 cos थीटा इधर आ रहे हैं, और डाइपोल की तो ये हो जाएगा आपके पास E नॉट की डायरेक्शन। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, माइनस लगा देंगे। ये हो जाएगी इसकी वेक्टर फॉर्म, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका वेक्टर फॉर्म। ये इसका हो गया डेरिवेशन, ठीक है। इसका आंसर है वैसे, पर हम एक स्पेशल केस और देखेंगे जो हमने अभी लास्ट केस में भी किया था, ठीक है। तो इसको आपने कॉपी कर लिया हो तो मैं ऊपर से इसको रब कर देता हूं, ठीक है। अब देखो
स्पेशल केस में क्या करना है, स्पेशल केस में क्या करना है, आपको पता है कि आपकी L जो होती है वो बहुत स्मॉल डिस्टेंस है एज कंपेयर टू R, मतलब ये डिस्टेंस बहुत कम होती है और R वाली डिस्टेंस बहुत दूर तक हो सकती है ना। तो इसमें क्या कर लेंगे, L को हम क्या कर लेंगे, 0 कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इस फॉर्मूले में वापस लगा लो, E एट कोएक्सियल बराबर KP अपॉन L को यहां से नेग्लेक्ट कर दो, L यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, R स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, KP अपॉन यहां पे क्या आ जाएगा, KP अपॉन RQ। तो इक्वेटोरियल लाइन पर आंसर क्या आया है, हमारे पास आ गया है KP अपॉन RQ, ठीक है। तो देखिए E कोएक्सियल क्या आया हमारे पास, KP अपॉन RQ, फाइन। ये इसका प्रॉपर, ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। इस वाले को आपको याद में रखना है। अगर अब आप देखो तो आपका E एक्सियल क्या आया था, बताओ E एक्सियल क्या आया था, 2KP अपॉन RQ, और इसमें E एंड P की जो डायरेक्शन थी वो क्या थी, सेम डायरेक्शन थी, ठीक है, मैंने बताया था आपको। और E इक्वेटोरियल आपके पास क्या आया है, KP अपॉन RQ, और इसमें E और P क्या हो गया, इन अपोजिट डायरेक्शन, क्या हो गया, इन अपोजिट डायरेक्शन। तो देखिए ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और आपको याद भी रखने चाहिए। एक मार्क्स में क्वेश्चन क्या पूछ लेते हैं कभी कभार कि E एक्सियल और E इक्वेटोरियल में क्या रिलेशन है, तो आप बता सकते हो इसको देखकर, आपको साफ दिख रहा है कि E एक्सियल इसका डबल है ना। तो E एक्सियल जो है वो E इक्वेटोरियल का डबल है, तो E एक्सियल इक्वल्स टू 2 इंटू E इक्वेटोरियल, ठीक है। ये आपको 1 मार्क्स के अंदर पूछा, तो आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। तो ये डेरिवेशन था हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इस पर इक्वेटोरियल लाइन। तो हमने एक डाइपोल लिया, एक R डिस्टेंस पर P पॉइंट लिया और वहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करी, ठीक है। वैसे एनसीईआरटी में हमारे पास ये एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन, ये दो ही डेरिवेशन दे रखे हैं। मगर अगर आपको किसी भी एंगल पे पूछ ले, सपोज क्या कहना चाह रहा हूं मैं, जैसे ये डाइपोल आपके पास -Q और +Q है, मैं पूछ लू इस पॉइंट पर थीटा, यहां पूछ लू थीटा, इधर पूछ लू, तो क्या होगा, मतलब किसी डाइपोल के कारण किसी भी पॉइंट और किसी भी थीटा पर अगर मैं आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ लूं, तब आप क्या करोगे। अब 12th के अंदर तो क्या होता है कि डेरिवेशन ये दोनों ही है, तो जनरली क्वेश्चन इसके ऊपर ही आते हैं। मगर जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको कोई भी एंगल ही देगा, वो सिंपल क्वेश्चन तो नहीं देगा, मतलब 2KP अपॉन R³ या KP अपॉन R³ के ऊपर तो क्वेश्चन आएंगे नहीं, मतलब किसी थीटा डिग्री पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछेगा। तो उसके लिए मैं आपको एक डेरिवेशन करवाने वाला हूं, जिससे एक फॉर्मूला हमारे पास आएगा, और अगर वो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप किसी भी पॉइंट और किसी भी डिस्टेंस पर स्पेस में आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये कॉपी कर लो, फिर हम उसका एक डेरिवेशन और करते हैं जिसमें आपको एक नया फॉर्मूला और मिलेगा, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, ठीक है। देखो तो हम एक डेरिवेशन करने वाले हैं, उस डेरिवेशन में हम क्या करेंगे, अगर आपको कोई भी थीटा और कोई भी डिस्टेंस दे रखी हो और डाइपोल पर, है ना, तो उस डाइपोल के कारण आपको किसी भी पॉइंट या किसी भी एंगल पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए एक छोटा सा डेरिवेशन है, तो वो हम कर लेते हैं। देखो मेरे पास कोई डाइपोल है, सपोज ये -Q ले लेते हैं और ये +Q ले लेते हैं। ये सपोज मेरे पास एक डाइपोल है और ये डिस्टेंस हमारे पास 2L हो जाएगी, और ये हमारे पास हो जाएगा डाइपोल की डायरेक्शन, और ये डिस्टेंस हमारे पास L हो जाएगी, और ये डिस्टेंस हमारे पास L हो जाएगी। अब इस डाइपोल के कारण मैं किसी R डिस्टेंस पर, ध्यान से देखना, थीटा डिग्री पर R डिस्टेंस पर कोई M पॉइंट है, इस पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहता हूं। क्या चाहता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर चाहता हूं। अब मैं क्या करूं, तो ये तो ना तो एक्सियल लाइन पर है ना इक्वेटोरियल लाइन पे, किसी थीटा पर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो तो आपको डाइपोल दे रखा है ये AB, ठीक है, ये डाइपोल हो गया हमारे पास AB, और इस पॉइंट को मैंने M ले लिया, इस पॉइंट को मैं O ले लेता हूं, ठीक है। तो देखो हम लिखते हैं, लेट एन डाइपोल AB, we wish to calculate E at point M due to dipole
ड्यू टू डाइपोल, पॉइंट M located at a distance R and at an angle theta from dipole, ठीक है, ये हो जाएगा। और P हमारे पास क्या होता है, Q इंटू 2L होता है, ठीक है, P बराबर Q इंटू, है ना, Q हमारे पास क्या हो जाएगा, चार्ज, और 2L हमारे पास क्या हो जाएगी, डिस्टेंस। फाइन, ओके। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी हमारे पास A टू B -2+, ठीक है। अब इसके लिए मैं क्या करता हूं, देखो अब हम क्या करते हैं, देखो इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो मैं क्या करता हूं, ये आपके पास P है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पूरा P, और ये एंगल थीटा है। इस P के मैं कंपोनेंट्स बना देता हूं। अगर ये P है सपोज और ये थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, P cos थीटा। मैं इस P के ही कंपोनेंट बना रहा हूं, इस लाइन के अलोंग P cos थीटा, और इस लाइन से 90 डिग्री पर क्या हो जाएगा, इस लाइन के 90 डिग्री पर हो जाएगा मेरे पास P sin थीटा। ये मैंने क्या बना लिए, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के कंपोनेंट्स, है ना। तो देखो क्या हुआ, द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, तो क्या बने, अलोंग OM, ठीक है। तो अलोंग इसी डायरेक्शन के अलोंग कितना हो जाएगा, अलोंग OM हो जाएगा आपके पास P cos थीटा, और परपेंडिकुलर टू OM, और उसके जस्ट 90 डिग्री पे क्या आ रहा है, P sin थीटा। मैंने दो कंपोनेंट्स बना लिए। देखो इसी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी थी, तो ये हो जाएगी आपके पास एक्सियल लाइन, और उस पॉइंट से 90 डिग्री पे हो जाएगी आपके पास इक्विटोरियल लाइन। तो ये आपकी अलोंग जो आया P cos थीटा आया है, और इक्विटोरियल पे क्या आया है, P sin थीटा आया है। तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, कंपोनेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो बनेगी, मैं मान लेता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो बनेगी, देखो तो कैसे हो जाएगी हमारे पास, देखो अलोंग OM हमारे पास P cos थीटा आ गया, और अलोंग परपेंडिकुलर टू द OM हमारे पास क्या आ गया, P sin थीटा। अब आपको इसके लिए दोनों डेरिवेशन अगर याद हो, एक्सियल और इक्विटोरियल का, तो आपको अगर एक्सियल का क्या था 2kp/r3, और इक्विटोरियल का क्या था kp/r3, यही डेरिवेशन थे। तो देखो इसके अलोंग जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लेता हूं, देखो यहां से इसको मैं नाम दे रहा हूं E एक्सियल हो जाएगा अलोंग द लाइन, और E एक्सियल के जस्ट परपेंडिकुलर है नहीं है, तो E एक्सियल के जस्ट परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, E इक्विटोरियल, ठीक है। ये डायग्राम कुछ ऐसा बनाया नहीं बना, देखो ये हो जाएगा आपके पास E एक्सियल वाला, और ये हो जाएगा मेरे पास E इक्विटोरियल वाला, और इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बीच में कहीं आएगी E0, और इसको हम ले लेंगे थीटा, ठीक है। तो देखो एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, वो कितनी आएगी, देखो हमारे पास तो E एक्सियल जो आती है हमारे पास कितनी आती है, 2kp/r3, और E इक्विटोरियल जो आती है वो कितनी आती है, kp/r3। अब बताओ आपको एक्सियल में यहां पर P थोड़ी है हमारे पास, अभी हमारे पास एक्सियल में P का एक कंपोनेंट है विच इज P cos थीटा, तो P की जगह क्या लिख लेंगे हम, P cos थीटा, ठीक है, ये एक्सियल की। अब इक्विटोरियल की बात कर रहे हैं, इक्विटोरियल की, तो इक्विटोरियल में कौन सा कंपोनेंट है, P का, P sin थीटा वाला कंपोनेंट, तो यहां पे क्या आ जाएगा, P sin थीटा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हमारे पास E एक्सियल भी आ चुकी है, और हमारे पास E इक्विटोरियल भी आ चुकी। अब हम निकालेंगे E0, ठीक है। तो E0 कैसे निकालेंगे, देखो E0 हमारे पास कितना आ जाएगा, सॉरी इस एंगल को मुझे अल्फा लेना चाहिए, ठीक है। तो E0 कितना आ जाएगा, E एक्सियल का स्क्वायर और E इक्विटोरियल का स्क्वायर, ठीक है। अब E एक्सियल का स्क्वायर कितना है, देखो 2kp cos थीटा, 2kp cos थीटा अपॉन r³ का होल स्क्वायर, और Q इक्विटोरियल का kp sin थीटा अपॉन r³ का होल स्क्वायर, ओके। ये आपके पास कंपोनेंट्स आ जाएंगे। देखो एक्सियल के लिए हम 2kp यहां यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने P के कंपोनेंट्स बना लिए। तो ये आपका हो जाएगा इक्विटोरियल वाला, और ये हो जाएगा हमारे पास एक्सियल वाला, ठीक है। बस
तो ये एक्सियल से इक्विटोरियल कितने पे होता है? 90 डिग्री पे होता है ना। इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखो इसमें से क्या बाहर निकल जाएगा? अंडर रूट देखो यहां पे आ जाएगा केपी आर क्यूब का स्क्वायर। केपी आर क्यूब इसमें भी है, इसमें भी स्क्वायर है। अंदर क्या बचेगा देखो 2 कॉस थीटा का स्क्वायर, उधर क्या बचेगा? साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट चल रहा है। अब अंडर रूट से इस स्क्वायर को बाहर निकालोगे, सब बाहर आ जाएगा। तो यहां पे क्या बचेगा? केपी अपॉन आर क्यूब। अंदर क्या बचेगा अंडर रूट के अंदर? यहां देखो 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा, और ये बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं हम। 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कैसे आ जाएगा? केपी अपॉन आर क्यूब, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, यही आएगा। अब देखो 3 cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। अब देखो ये जो होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा? 1। तो हमारे पास ई नॉट कितना आ जाएगा? केपी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट। ठीक है, केपी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हमारे पास होता है 1, और ये कितना हो जाएगा? 3 cos स्क्वायर थीटा। ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या निकाला है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से r डिस्टेंस पर और थीटा एंगल पर कोई पॉइंट m है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आती है? दैट इज केपी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब मैं ये चाहता हूं कि आपके पास यहां पर बीच में जो इसकी ई नोट जो आया था, इस ई नोट की मुझे डायरेक्शन चाहिए। ठीक है ना, ये ई नोट की डायरेक्शन। तो ई नोट की डायरेक्शन ई एक्सियल से कितने पर है? अल्फा पर है। तो ई नोट की डायरेक्शन में निकाल सकता हूं। अगर आपने ये कॉपी कर लिया हो तो मैं इसको यहां से रब कर रहा हूं ऊपर से। ठीक है, देखो तो हमको इसकी डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन ऑफ ई नॉट। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? tan अल्फा, और tan अल्फा क्या हो जाएगा मेरे पास? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ई इक्विटोरियल अपॉन ई एक्सियल, ई इक्विटोरियल अपॉन ई एक्सियल। ये हो जाएगा केपी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, और ये हो जाएगा 2 केपी cos थीटा अपॉन आर क्यूब। क्या कैंसिल हो जाएगा? देखो तो tan अल्फा ये सब कैंसिल हो जाएंगे, केपी से केपी कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, तो साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा। ठीक है, तो tan अल्फा साइन अपॉन cos हो जाएगा tan थीटा अपॉन 2। ये एक डायरेक्शन का फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये हमारे पास अल्फा कैसे निकालते हैं वो भी आ गया। ठीक है, अब इसके आगे देखो एक छोटी सी चीज और है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस ई नॉट की जो डायरेक्शन है वो डाइपोल से कितनी है, तो सोच के देखो। डाइपोल यहां तक तो है थीटा, और ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है यहां से यहां तक अल्फा, है ना। देखो यहां पर अगर हम ड्रॉ करते हैं, देखो ये हमने बना ई एक्सियल और यहां बना आपका ई नॉट। ठीक है, तो ये जो एंगल था ये आपके पास वो प्लस माइनस क्यू और प्लस क्यू वाला था, ये एंगल थीटा था और ये एंगल अल्फा था। समझ में आ रहा है? तो अगर आपको डाइपोल, देखो डाइपोल की डायरेक्शन होती है माइनस प्लस, तो आपको ये एंगल इधर से कैलकुलेट करना होगा, यहां से कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि डाइपोल माइनस से प्लस होता है ना पी, तो ये डायरेक्शन यहां से कैलकुलेट है ना, एंगल यहां से कैलकुलेट होगा। क्लियर है? ये एंगल इधर से कैलकुलेट नहीं कर सकते आप। क्लियर है? तो आपको ये एंगल इधर से कैलकुलेट करना होता है। थीटा जो होता है वो डाइपोल की डायरेक्शन के अलोंग होता है। जैसे यहाँ पे थीटा बनाए ना, तो डाइपोल इस पी पॉइंट के 2 थीटा हो सकते हैं, ये वाला थीटा भी है और ये वाला भी पॉसिबल है, मगर ये वाला हम नहीं लेंगे। हम लेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के अलोंग जो थीटा होगा उसको हम लेंगे, तो ये थीटा हम कंसीडर करेंगे थीटा। ठीक है, डाइपोल की डायरेक्शन ये है तो यहां से हम नापेंगे। ठीक है, ये थीटा कैलकुलेट किया जाएगा। एक चीज छोटी सी और लिख देता हूं मैं नीचे, है ना। डायरेक्शन ऑफ ई नॉट फ्रॉम डाइपोल, तो डायरेक्शन कितनी हो जाएगी? देखो यहां से इसकी P से डायरेक्शन, है ना, तो यहां लिख लेंगे आप एंगल बिटवीन P एंड ई नॉट, जो कितना है हमारे पास? थीटा प्लस अल्फा। कितना हो जाएगा? थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। क्लियर है? तो ये कुछ बातें हैं जो हम इसमें से
आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो नेट जो आंसर आएगा वो आंसर आपके पास फॉर्मूला है ये वाला, ये आपके पास ओरिजिनल फॉर्मूला है। और डायरेक्शन के लिए चाहिए तो डायरेक्शन के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले आ गए हमारे पास, क्लियर है। अब देखो, अगर इसमें कंडीशन है कि अब इस फॉर्मूले से आपको एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन के दोनों केसेस निकालने हो तो निकाल सकते हो, अब तो इजी, ठीक है। तो देखो यहां पर देखो, हम यहाँ पे एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों के आंसर इससे निकालना चाहते हैं। फॉर्मूला हमारे पास आया ई नॉट केपी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो यहां पर हम करते हैं ई एक्सियल पर, किसके लिए, एक्सियल पर थीटा कितना होता है 0 और इक्वेटोरियल पर थीटा कितना होता है 90 डिग्री। देखो ये अगर डाइपोल है तो एक्सियल पे एंगल थीटा कितना बनेगा 0 डिग्री और इक्वेटोरियल पे कितना बनेगा, जैसे ये डाइपोल है, एक्सियल पे थीटा 0 और इक्वेटोरियल पे थीटा 90, क्लियर है। एक्सियल पे ये, इक्वेटोरियल पे 90, तो एक्सियल के लिए थीटा 0 रखेंगे इस फॉर्मूले में। तो ई नॉट बराबर केपी आर क्यूब अपॉन 1 + 3 cos स्क्वायर 0, cos स्क्वायर 0 की वैल्यू हो जाएगी 1 × 3 3, तो यही बचेगा। और ई नॉट इक्वल टू ये हो जाएगा √4 निकालो, 3 + 1 4 को बाहर निकालोगे 2, तो ये कितना आ गया 2 kp अपॉन आर क्यूब आ गया। इक्वेटोरियल लाइन पर थीटा कितना हो जाएगा 90, इसमें वैल्यू रख दो, ई नॉट केपी अपॉन आर क्यूब √1 प्लस cos स्क्वायर 90 की वैल्यू 0 × 3 0 0 + 1 1 √1 बचेगा सिर्फ, ठीक है। √1 की वैल्यू कितनी होती है 1 ही होती है, तो ये कितना आ जाएगा kp अपॉन आर क्यूब। तो इस तरह से ये एक आपके पास कॉमन फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आप एक्सियल हो या इक्वेटोरियल हो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इसको मैंने यहां पे लिखा भी है, देखो ये आपके पास एक पोलर कोऑर्डिनेट हो गया r थीटा। तो अगर आपको डाइपोल के लिए r और थीटा की वैल्यू दे रखी है, समझना, तो आप स्पेस में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हो, है ना। अगर आपको ये देखो, ये डिस्टेंस अगर r होती है, अब ये थीटा होती है, ये डिस्टेंस r है, ये कर लो। अगर थीटा चेंज करना है तो ये थीटा हो जाएगा, डिस्टेंस आप बढ़ा दो ये r हो जाएगा। अगर आपके पास r और थीटा की अगर वैल्यू है, अगर हमारे पास इस r और थीटा की वैल्यू है, तो आप डाइपोल के अराउंड किसी भी पॉइंट पर स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो r से क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस कम ज्यादा हो सकती है और थीटा चेंज होने पर ये सारे चेंज हो सकता है। थीटा चेंज होने पर यहां निकाल सकते हो, यहां निकाल सकते हो, और r चेंज होने पर आप अप डाउन हो सकते हो। इसका मतलब अगर आपके पास r और थीटा की वैल्यू है डाइपोल के लिए, तो आप उस डाइपोल के कारण स्पेस में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पर्पज से भी, और अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो भी आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। जब हम थीटा 0 रखेंगे तो एक्सियल लाइन वाला केस आ जाएगा, और थीटा 90 रखेंगे तो इक्वेटोरियल वाला केस आ जाएगा, ठीक है। और अब देखो ये क्लास काफी लंबी हो गई है, तो इस चैप्टर की एक क्लास और होगी। उस एक क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं, उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, है ना, या टॉर्क ऑन डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी डाइपोल को रखते हैं तो उस पर कितना टॉर्क लगता है। टॉर्क का मतलब होता है कपल ऑफ फोर्स, है ना, 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, उसको कहते हैं हम टॉर्क, ठीक है। तो जब हम डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कितना टॉर्क लगता है, ये एक डेरिवेशन बचता है। और फिर इस पे जो क्वेश्चंस पॉसिबल है या बोर्ड के अंदर या कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो क्वेश्चन हम एक क्लास के अंदर जो इसके बाद होगी उसमें खत्म करेंगे। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 में मूव करेंगे, दैट इज गाउस लॉ एंड देयर एप्लीकेशन, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आपको जो भी पढ़ाया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ते रहिए, आपके पास टाइम नहीं है और स्कूलें काफी दिन बाद खुलेगी, ठीक है, और आपको पढ़ाई का उतना टाइम नहीं मिलेगा। यही तरीका है पढ़ने का। कुछ भी डाउट हो किसी से भी रिलेटेड, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, अगर आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है उस कंटेंट में आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, पर्सनल मैसेज कर सकते हो। मैं आपको इसका सॉल्यूशन यहाँ पे डाउट क्लास रख के दे दूंगा, ठीक है। जहां तक लाइव क्लासेस की बात है तो उसमें कुछ टाइम लग जाएगा, मतलब 15-20 या महीना भर के बाद में लाइव क्लासेस चलाएंगे जिसमें हम उसको डाउट क्लास के फॉर्म में हम देखेंगे। क्लियर है। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप पढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।